दूरदर्शन ने 23 जून को पूरा सच कार्यक्रम में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत का सच उजागर किया। कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कश्मीर सरकार के प्रमुख शेख अब्दुल्ला की संलिप्तता को उजागर किया गया। दूरदर्शन ने प्रमाण के साथ तथ्यों और उदाहरणों के साथ बताया कि किस प्रकार वामपंथी इतिहासकारों ने भारत माता के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत पर पर्दा डाल दिया। इस कार्यक्रम का वीडियो तेज गति से वायरल हो रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत मिस्ट्री में नेहरू का नाम आने पर कांग्रेसी और अन्य विरोधी दल के नेताओं ने आक्रोश जताया है। आप अभी तुरंत सितांशु टीवी पर देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय मौत का पूरा सच। आप देख रहे हैं सितांशु टीवी। 23 जून 1953 भारत के इतिहास की एक ऐसी तारीख है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज ही के दिन 72 साल पहले उस महान भारतीय नेता की रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसने सबसे पहले यह नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। मैं बात कर रहा हूं भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे यानी अनुच्छेद 370 का विरोध किया था। और शायद इसीलिए श्रीनगर में आज ही के दिन 72 साल पहले 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। जी हां, आज भी कई लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। आज पूरा सच में हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत को लेकर आज भी क्यों सवाल उठाए जाते हैं। आज हम आपके सामने 72 साल पुराने उस रहस्य का हर राज खोलेंगे। आज यह सवाल भी उठेगा कि आखिर तत्कालीन नेहरू सरकार ने उनकी मौत की जांच क्यों नहीं करवाई। क्या इस जांच से नेहरू के दोस्त और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रमुख शेख अब्दुल्ला को कोई नुकसान हो सकता था। आज आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बूढ़ी मां जोगमाया देवी ने प्रधानमंत्री नेहरू को कौन सा श्राप दिया था। तो आइए खोलते हैं इतिहास का वो पन्ना जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा आपसे छुपा कर रखा है, और शुरू करते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो वो 1953 की बात थी। जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में वहां के हिंदू जोरदार आंदोलन चला रहे थे। इन आंदोलनकारियों हिंदुओं की यह मांग थी कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके उसका भारत में पूरी तरह से विलय किया जाए और अनुच्छेद 370 को भी हटा दिया जाए। इस आंदोलन को कुचलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला की सरकार राज्य के हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार कर रही थी। हिंदुओं के आंदोलन को कुचलने के लिए शेख अब्दुल्ला की सरकार ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। करीब 100 से ज्यादा हिंदू पुलिस जो हिंदू थे आंदोलनकारी, वो पुलिस की गोली से मारे जा चुके थे। उस समय तक महान नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ की स्थापना कर चुके थे, जिसे आप आज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नाम से जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के हिंदुओं की मांग से सहमत थे, लिहाजा उनके नेतृत्व में जनसंघ भी इस आंदोलन में शामिल हो गया। जनसंघ ने पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के पक्ष में धरने प्रदर्शन किए, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू अपनी जिद पर अड़े रहे। वो किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बरकरार रखना चाहते थे। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि नेहरू पहले से ही हिंदुवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पसंद नहीं करते थे। वहीं एसपी मुखर्जी नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के घनघोर आलोचक थे। यहां तक कि उन्होंने नेहरू पर पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा में नाकाम रहने के आरोप लगाते हुए 1951 में नेहरू की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। 1952 के चुनाव में दोनों की राजनीतिक दुश्मनी अपने उफान पर पहुंच गई। संसद में भी नेहरू को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ता था, और अब कश्मीर आंदोलन में शामिल होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू सरकार के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। इसी क्रम में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की जो एक बहुत मशहूर मैगजीन थी, उसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर छापी थी। आप भी सुनिए डॉक्टर मुखर्जी के जीवनीकार तथागत राय के इस बारे में क्या कहना है। इलस्ट्रेटेड वीकली जो एक मैगजीन हुआ करता था, उसका एक इशू में
ये एक फीचर निकला था, आफ्टर नेहरू हु, नेहरू जी के मौत के बाद कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और उसमें सोचा गया था मुखर्जी और जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर मुखर्जी, ये दोनों आदमी को नाम सोचा गया। इसी बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर जाने का ऐलान किया और वो पंजाब के रास्ते 8 मई 1953 को अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। लेकिन ये उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित हुई, क्योंकि साजिशें रास्ते में उनका इंतजार कर रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कई करीबी लोगों ने उन्हें यह दौरा रद्द करने की सलाह दी और इन्हीं में से एक थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुचेता कृपलानी। ये वही सुचेता कृपलानी है जो बाद में जाकर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। एक मित्र होने के नाते सुचेता कृपलानी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह चेतावनी दी थी कि नेहरू उन्हें कभी कश्मीर से वापस नहीं आने देंगे। यह इतनी बड़ी बात लिखी है त्रिपुरा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने अपनी किताब अप्रतिम नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में। इस किताब में तथागत राय पेज नंबर 353 पर लिखते हैं कि सुचेता कृपलानी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा कि आप वहां मत जाइए, नेहरू आपको वहां से सुरक्षित वापस नहीं आने देंगे। तब डॉक्टर मुखर्जी ने सुचेता से कहा कि मेरी नेहरू से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, आखिर उनके मन में मेरे लिए प्रतिशोध की भावना क्यों होगी। तब सुचेता कृपलानी ने कहा कि आप नेहरू को नहीं जानते हैं, मैं नेहरू को जानती हूं, वो आपको अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं और वो आपको मैदान से हटाने की कोशिश करेंगे, वो कुछ भी करने में सक्षम है। तो हालांकि सुचेता कृपलानी के हवाले से जो आरोप लगाए गए हैं उन पर यकीन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम आपको अपने इस कार्यक्रम पूरा सच में हमेशा पूरा सच बताते हैं, इसलिए हम पुख्ता सबूतों की तलाश करते हुए अपनी इस पड़ताल को यहां से और आगे बढ़ाएंगे। दरअसल उस दौर में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए इस देश के बाकी नागरिकों को भारत सरकार से एक परमिट लेना होता था, लेकिन परम देशभक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह बेहुदा कानून मंजूर नहीं था। लिहाजा उन्होंने बिना परमिट के ही जम्मू की सीमा में दाखिल होने का ऐलान किया। जाहिर है उनके इसके जरिए वो 370 जो धारा है उसे खत्म करने के लिए नेहरू सरकार को सीधे सीधे चुनौती दे रहे थे। अपनी जम्मू यात्रा के दौरान उन्होंने एक बयान में नेहरू की कश्मीर नीति की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि नेहरू जी ने बार बार ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर का भारत में 100% विलय हो चुका है, लेकिन मुझे देखकर हैरानी होती है कि भारत सरकार से परमिट लिए बिना कोई इस राज्य में दाखिल क्यों नहीं हो सकता है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बयान है जो 8 मई 1953 को उन्होंने दिया था। तो नेहरू सरकार को चुनौती देते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली, अंबाला, करनाल, पानीपत, फगवाड़ा, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर से होते हुए जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे हुए पठानकोट तक पहुंच गए। हैरत की बात है कि इस पूरी यात्रा के दौरान उन्हें पंजाब में कहीं भी गिरफ्तार नहीं किया गया। दरअसल उस दौर में जम्मू कश्मीर में जो भी व्यक्ति बिना परमिट के दाखिल होने की कोशिश करता था उसे पंजाब की पुलिस जम्मू कश्मीर की सीमा पर पहले ही गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन मुखर्जी को पंजाब में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, यह आज भी रहस्य है। कहीं ना कहीं नेहरू सरकार यह चाहती थी कि मुखर्जी को पंजाब में नहीं बल्कि उन्हें जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार करवाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नेहरू सरकार का क्या फायदा। दरअसल उस दौर में भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, कश्मीर का अपना अलग हाई कोर्ट था। ऐसे में अगर डॉक्टर मुखर्जी पंजाब में गिरफ्तार होते तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तत्काल जमानत मिल जाती, लेकिन अगर वो कश्मीर में गिरफ्तार होते तो उनकी जमानत का फैसला वहां का हाई कोर्ट वहां के स्पेशल कानून के हिसाब से करता। तो 11 मई 1953 की शाम 4 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथी पंजाब के माधोपुर चेकपोस्ट पर पहुंचे। यहां दोनों राज्यों की सरहद के बीचों बीच एक पुल था। जैसे ही डॉक्टर मुखर्जी की जीप पुल के बीचों बीच पहुंची, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। लेकिन यह तो अभी साजिशों की सिर्फ शुरुआत थी। डॉक्टर मुखर्जी को आराम से जम्मू में किसी जेल में रखा जा सकता था, लेकिन उन्हें रात भर पहाड़ी रास्तों पर सफर करवाते हुए श्रीनगर लाया गया, जहां उन्हें शहर से 16 किलोमीटर दूर एक छोटे से मकान में रखा गया। इस मकान में ना तो फोन था ना दूसरी सुविधाएं। अब डॉक्टर मुखर्जी समझ चुके थे कि वो साजिश का शिकार बन चुके हैं। उन्होंने अगले दिन एक चिट्ठी में लिखा कि भारत सरकार
और जम्मू कश्मीर की सरकार ने मिलकर साजिश रची है। भारत सरकार ने मुझे बिना किसी परमिट के यहां आने से नहीं रोका। सरकारी अधिकारियों ने मुझे आसानी से यहां प्रवेश करने दिया और अब अजीबोगरीब हालात में मुझे श्रीनगर में लाकर रखा गया है। बंबई हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और डॉक्टर मुखर्जी के भतीजे चित्ततोष मुखर्जी भी कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी को हिरासत में रखना गैर कानूनी था। There was two things. One is his detention in Kashmir was illegal. In fact, habeas corpus application in Srinagar, Jammu Kashmir High Court was pending when he died. Secondly, his detention was on the face of it illegal. If there was an unauthorized entry without permit into Kashmir, he could have been, and that was the proper course would have been to, drive him out, keep him out of Kashmir. इतना ही नहीं, शक तो यह भी था कि श्रीनगर के साथ साथ दिल्ली में भी इस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, बहुत बड़ी साजिश। दरअसल जब डॉक्टर मुखर्जी श्रीनगर में बंद थे तब ठीक उसी समय दिल्ली की अदालत में भी एक पुराने राजनीतिक मामले में उन पर एक केस चल रहा था। इस बात की पूरी संभावना थी कि दिल्ली की अदालत डॉक्टर मुखर्जी को इस केस में पेश होने के लिए श्रीनगर से दिल्ली बुला सकती है, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए दिल्ली में भी साजिश रची गई। डॉक्टर मुखर्जी की मौत के बाद इस साजिश का खुलासा लोकसभा के अंदर सांसद एनसी चटर्जी ने किया था, जो बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के पिता थे। तो हिंदू महासभा के सांसद एनसी चटर्जी ने 18 सितंबर 1953 को संसद में कहा था कि दिल्ली की अदालत में डॉक्टर मुखर्जी से जुड़े केस में जानबूझकर देरी की जा रही थी। इस केस से जुड़ा दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जानबूझकर बार बार अदालत में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं होता था, जिससे यह केस लंबा खिंच रहा था। जब जज को शक हुआ तो उन्होंने खुद पता किया कि सब इंस्पेक्टर बीमारी का बहाना बनाकर गायब हो रहा है। आखिरकार जज ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया और कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन 2 जून 1953 को जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर एनसी चटर्जी ने लोकसभा में आगे कहा कि क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि भारत का एक राज्य एक अदालत के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है? दिल्ली के ताकतवर लोगों की मदद के बिना यह असंभव था। तो इतनी बड़ी बात एनसी चटर्जी, जो हिंदू महासभा के सांसद थे, उन्होंने 1953 18 सितंबर को यह बात लोकसभा के अंदर कही थी। तो इस बीच नजरबंदी में करीब 40 दिन रहने के बाद 20 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तबीयत बिगड़ गई। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनका इलाज करने के लिए चुना डॉक्टर अली मोहम्मद को। इस डॉक्टर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, जबकि डॉक्टर मुखर्जी ने उसे साफ साफ बताया कि इस इंजेक्शन के लिए उनके कोलकाता के फैमिली डॉक्टर ने पहले से सख्त मना कर रखा है। लेकिन डॉक्टर अली मोहम्मद ने मुखर्जी की बात नहीं मानी और उन्हें वो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन देता रहा। साथ ही डॉक्टर अली ने उन्हें पेन किलर के नाम पर एक सफेद पाउडर भी पीने को दिया। हैरानी की बात है कि ये जो पूरा इलाज हुआ था, इसका प्रिस्क्रिप्शन बाद में गायब कर दिया गया। खैर, अगले दिन यानी 21 जून 1953 को मुखर्जी को देखने के लिए सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर को भेजा गया। 22 जून की सुबह 4:45 बजे मुखर्जी की तबीयत बिगड़ गई। 7:30 बजे डॉक्टर अली मोहम्मद उन्हें देखने के लिए पहुंचे और 11:30 बजे एम्बुलेंस में नहीं बल्कि एक टैक्सी में बैठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सोचिए, अस्पताल ले जाने में पूरे 7 घंटे की देरी की गई। इतना ही नहीं, उन्हें अस्पताल की पहली मंजिल तक पैदल चलाकर ले जाया गया। ऊपर से उन्हें अस्पताल के अंदर महिलाओं के डिलीवरी वार्ड में रखा गया। सवाल उठता है कि क्या कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ऐसे अस्पतालों में अपना खुद का इलाज करवाते होंगे? तो फिर डॉक्टर मुखर्जी जैसे देश के इतने बड़े नेता के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था? आखिर उसी रात 3:45 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। सवाल उठता है कि क्या अस्पताल में उनके साथ कोई साजिश रची गई थी? इसका जवाब दिया है डॉक्टर मुखर्जी की बेटी सविता बनर्जी ने। दरअसल सविता बनर्जी ने बाद में अपने पिता की मौत के बाद उस नर्स को ढूंढ लिया था जो आखिरी समय पर उनके साथ वहां मौजूद थी। उस नर्स का नाम राज दुलारी टिक्कू था।
इस नर्स ने सविता बनर्जी को क्या बताया था, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय को। रहस्य क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब, मैं उनकी बेटी सविता बनर्जी को मैं जब इंटरव्यू किया था पुणे में, सविता बनर्जी जो है वो मुझे कही थी कि मैं रोने लगा, मैं बहुत रोने लगा और कहा कि उसको पाँव पकड़ लिया और नर्स को, और मैं कहा कि आप किसी तरह से बता दो कि क्या हुआ था। तो रामदुलारी टिक्कू बाद में मान लिया और बताने लगा। 23 जून को उन्होंने फिर थोड़ा दुख होने लगा, सीने में दुख होने लगा, तो रात को दुख होने लगा। तब मैं डॉक्टर अली मोहम्मद को फ़ोन किया, तो डॉक्टर अली मोहम्मद ने उसके पहले ही एक एम्पुल दे के गया था मुझे, तो कहा कि वो एम्पुल जो मैं दे के गया, वो एम्पुल से तुम एक इंजेक्शन फोड़ दो। तो मैं इंजेक्शन फोड़ दिया। जैसे मैंने फोड़ दिया, डॉक्टर मुखर्जी ने ये चित्कार करने लगा कि जल रहा है, मुझे जल रहा है। यहां यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि जिस दिन डॉक्टर मुखर्जी की मौत हुई, उसके अगले दिन उन्हें कश्मीर हाईकोर्ट से जमानत मिलने वाली थी। यानी आजाद होने से ठीक एक दिन पहले ही डॉक्टर मुखर्जी एक रहस्यमयी मौत के शिकार हो गए। इतना ही नहीं, डॉक्टर मुखर्जी की मौत के बाद उनका एक ब्रीफकेस, एक डायरी और जो पर्चा था उनके इलाज का, वो गायब हो गया था। उधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के बाद कोलकाता और दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गए। उस दौर में हर कोई ये मान रहा था कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि किसी साजिश के तहत उन्हें मारा गया है। देश की जनता नेहरू सरकार से जांच की मांग कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने जांच से साफ साफ इनकार कर दिया। नेहरू का मानना था कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत सामान्य है और उन्हें सारी सुविधाएं दी गई थी। नेहरू की इन बातों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बूढ़ी मां जोगमाया देवी को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने पीएम नेहरू को पत्र लिखा और जांच की मांग की। जोगमाया देवी ने प्रधानमंत्री नेहरू को 4 जुलाई 1953 और 9 जुलाई 1953 को 2 अलग अलग पत्र लिखे। अपने बेटे को गंवाने वाली एक मां की इस करुणामयी पुकार को आप भी बहुत ध्यान से सुनिए। जोगमाया देवी ने नेहरू को इन पत्रों में लिखा कि नेहरू जी, मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि आप मुझे बताते हैं कि मेरे बेटे को बंगले में रखा गया था। मैं इसे दुष्प्रचार से हिल जाती हूं। मैं एक महान आत्मा की मां होने के नाते एक निष्पक्ष जांच की मांग करती हूं। मैं चाहती हूं कि भारत के लोगों को पता चले कि इस दुखद घटना के असली कारण क्या है, जिसे एक स्वतंत्र देश में अंजाम दिया गया और जिसमें आपकी सरकार ने भी एक भूमिका अदा की। आपको एक खुली और निष्पक्ष जांच में आखिर दिक्कत क्या है? मेरे पास पक्के सबूत हैं जिनसे काफी कुछ साबित हो सकता है, लेकिन आपने उन्हें जानने या समझने की कोई कोशिश नहीं की। आप सबूतों का सामना करने से डरते हैं। मैं कश्मीर की सरकार को अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार मानती हूं और यह आरोप भी लगाती हूं कि आपकी सरकार भी इसमें शामिल थी। जोगमाया देवी आगे लिखती हैं कि लेकिन एक दिन सच सामने आएगा। एक दिन आपको भारत के लोगों के सामने और स्वर्ग में भगवान को भी जवाब देना होगा। तो एक मां की करुण पुकार थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जोगमाया देवी की करुण पुकार, जो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर प्रकट की थी। लेकिन गुस्से और करुणा से भरी मां की इस पुकार का भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कोई असर नहीं पड़ा। सोचकर देखिए, देश के इतने बड़े नेता की रहस्यमयी मौत हो जाती है और देश का प्रधानमंत्री जांच करवाने से ही इनकार कर देता है। वो तैयार ही नहीं होता जांच के लिए। नेहरू एक तरफ तो डॉक्टर मुखर्जी की मां और उनके लाखों समर्थकों की जांच की मांग को ठुकरा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो कश्मीर की शेख अब्दुल्ला सरकार को यह सलाह दे रहे थे कि इस मुसीबत से आखिर कैसे बचा जाए। नेहरू डॉक्टर मुखर्जी की मौत से जुड़े मामले को दबाने के लिए शेख अब्दुल्ला को नए नए हथकंडे सिखा रहे थे और इसका सबूत मिलता है उस पत्र से जो 29 जून 1953 को नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था। यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 22 के पेज नंबर 200 पर, जिसमें नेहरू लिखते हैं कि शेख साहब, कुछ लोग डॉक्टर मुखर्जी की मौत का फायदा उठाना चाहते हैं और इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि आपको यह बयान देना चाहिए कि डॉक्टर मुखर्जी को कहां रखा गया था, उन्हें बाग में घूमने की आज़ादी थी और वो किन लोगों से मिलते थे। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी मां को एक टेलीग्राम किया था जिसमें उन्होंने खुद को स्वस्थ बताया था। नेहरू शेख अब्दुल्ला को आगे लिखते हैं कि आपको ये सारे फैक्ट्स जमा करके इन्हें प्रकाशित करना चाहिए। तो सुना आपने, लोकतंत्र के मसीहा पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के इतने बड़े नेता की रहस्यमयी मौत के एक आरोपी जो राज्य सरकार थी उसके मुखिया को जांच से बचने के हथकंडे सिखा रहे थे। दरअसल नेहरू जानते थे कि अगर जांच हुई तो शेख अब्दुल्ला की सरकार के साथ साथ खुद उन पर भी आंच आ सकती है। यही वजह है कि उन्होंने ठीक उसी दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय को भी एक पत्र लिखा। डॉक्टर विधान चंद्र राय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दोस्त थे और बंगाल की जनता के दबाव में वो भी जांच की मांग कर रहे थे। 29 जून 1953 को नेहरू ने डॉक्टर विधान चंद्र राय को जो पत्र लिखा था वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 22 के पेज नंबर 205 पर, जिसमें नेहरू विधान चंद्र राय को लिखते हैं कि मैं लोगों की भावनाएं समझता हूं, लेकिन हम लोगों की भावनाओं से सरकार नहीं चला सकते। आप चाहें तो खुद श्रीनगर चले जाएं, लेकिन जांच कमीशन बनाने से कश्मीर के लोगों पर घातक प्रभाव पड़ेगा। वो इसे केंद्र सरकार का दखल समझेंगे। मुझे नहीं पता कि जांच कमीशन कैसे जांच करेगा। हो सकता है कि वो इस नतीजे पर पहुंच जाए कि डॉक्टर मुखर्जी के इलाज में थोड़ी सी लापरवाही हुई थी या फिर डॉक्टर देर से उनका इलाज करने आए थे। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने 29 जून 1953 को बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय को लिखा था। तो सुना आपने, नेहरू खुद जानते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इलाज में लापरवाही हुई है, लेकिन वो इसलिए जांच नहीं करवा रहे थे क्योंकि इससे कश्मीर के लोगों को बुरा लगेगा और कहीं ना कहीं कश्मीर की सरकार यानी उनके दोस्त शेख अब्दुल्ला की सरकार भी संकट में आ जाएगी। लेकिन हकीकत में नेहरू को अपनी भी चिंता सता रही थी। नेहरू ने 2 जुलाई 1953 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी राजगोपालाचारी को एक पत्र लिखा जो आज भी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, जिसे आज हम प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जानते हैं, उसकी लाइब्रेरी की फाइल नंबर 123 में रखा हुआ है। नेहरू ने इस पत्र में लिखा था कि डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु के बाद पैदा हुए हालातों से वो काफी संकट में फंस गए हैं। इस बीच दिल्ली में तो धरने प्रदर्शन कुछ ही दिन में दबा दिए गए, लेकिन कलकत्ता में लगातार डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमयी मौत पर आंदोलन हो रहा था। लिहाजा इसे दबाने के लिए, इसे कुचलने के लिए सरकार ने एक नई चाल चली। उसी समय कलकत्ता में ट्राम का किराया बढ़ा था, जिसके खिलाफ कम्युनिस्टों ने एक हिंसक आंदोलन छेड़ दिया और इस आंदोलन की आड़ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के मुद्दे को भुला दिया गया, दबा दिया गया, दफना दिया गया। बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार सुखरंजन सेनगुप्ता ने भी अपनी किताब में आरोप लगाया है कि शायद नेहरू सरकार के इशारे पर इस आंदोलन को भड़काया गया था, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मामला है वो दब जाए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज कई लोगों ने, कई राज्यों ने भुला दिया हो, लेकिन ये पूरा देश आज भी उनका ऋणी है, उनका कर्जदार है। उनके बलिदान के तत्काल बाद जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम खत्म कर दिया गया और 2019 तक आते आते मोदी की सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 का भी नामो निशान मिटा दिया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की बदौलत ही इस देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परम पूजनीय मां जोगमाया देवी के उन शब्दों को जो उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कहे थे। उन्होंने नेहरू से कहा था कि एक दिन मेरे बेटे की मौत का सच सामने आएगा। एक दिन आपको भारत के लोगों के सामने और स्वर्ग में भगवान को जवाब देना होगा।